हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीपैट डिस्कशन सेंटर पे। जी हाँ, फार्मासिस्ट की जो मैराथन सीरीज आपकी चल रही है उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा वीडियो होने वाला है। जी हाँ, ये फार्मासिस्ट की मैराथन सीरीज आपके डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मासिस्ट एग्जाम, जी हाँ, जैसे आपका एमपी फार्मासिस्ट हो, हरियाणा फार्मासिस्ट हो, रेलवे, एसएससी, एसआईसी, एम्स, एनएचएम, इसरो से लेकर के सिपॉय, एससीसीएल, एनसीएल, एनटीपीसी, एसबीआई से लेकर के हॉस्पिटल के अंदर हो या स्टेट गवर्नमेंट की कोई फार्मासिस्ट की वैकेंसी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की, जितनी भी प्रकार की फार्मासिस्ट के एग्जाम होंगे हर एक एग्जाम में ये आपकी कंप्लीट मैराथन सीरीज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आपके जो भी दोस्त ये इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फार्मासिस्ट की, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें हर एक सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट से आपका फार्मासिस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे वो फार्मा हो चाहे नॉन फार्मा हो, सबके क्वेश्चन यहाँ पे हम एक्सप्लेन करा रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन जो कि पास्ट ईयर में आ चुके हैं उस टॉपिक से और आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम बताते हैं जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो पूरे सेशन को जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से भी देख लीजिएगा और इस सेशन में भी पूरा बने रहिएगा ताकि कोई भी डाउट, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना होने पाए। जी हाँ, चलिए चलते हैं। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो होगा फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट से। जी हाँ, फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट से इससे पहले हमने ढेर सारे 17-18 सेशन, 17-18 टॉपिक को कवर करा दिया था। आज का हमारा जो लगभग लास्ट टॉपिक ही होने वाला है, जिसमें हम किसके एमसीक्यू को देखेंगे, इनकम्पेटिबिलिटीज। जी हाँ, फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटीज अलग अलग प्रकार की होती हैं, फिजिकल, केमिकल, थेरेपेटिक, है ना। तो इन प्रकार के इनकम्पेटिबिलिटीज से क्वेश्चन, पोसोलॉजी, जी हाँ, पोसोलॉजी यानी कि डोज कैलकुलेशन से भी बहुत क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं, उसको हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। और मेट्रोलॉजी, इन तीन टॉपिक के 50 एमसीक्यू को हम यहाँ पे कंप्लीट खत्म कराने वाले हैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेश्चन मिस ना होने पाए। चलिए स्टार्ट कर देते हैं डियर। आज का पहला एमसीक्यू क्या है, हिमाचल प्रदेश सर्विस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2022 के में फार्मासिस्ट में पूछा गया है All listed below are the measures to correct physical incompatibility except one। या यहाँ पे क्या है, तीन जो हमारे स्टेटमेंट है वो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी को क्या करते हैं, करेक्ट करने का काम करते हैं, एक को छोड़ के एक यहाँ पे एक्सेप्शन होगा। देखो, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी जहाँ पे इमिसिबिलिटी, इंसॉल्युबिलिटी, लिक्विफेक्शन, डिसोल्यूशन, ये सारी चीजें अफेक्ट होती हैं किसी भी ड्रग की। तो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी को सॉर्ट आउट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए तीन चीज यहाँ पे है, एक एक्सेप्शन को पकड़ना है। चलिए, ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को अगर चेंज कर दोगे तो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी रुक जाएगी, बिल्कुल रुक जाएगी, सही बात है। चेंजिंग फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट का फॉर्म ही अगर हम चेंज कर दिए तब भी हम फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी को करेक्ट कर सकते हैं, ये भी सही है। फिर एडिशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट भी करेक्ट करने का फॉर्म होता है फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी को। लेकिन यहाँ पे चेंजिंग वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट, भैया फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी में कहीं रिएक्शन होता है क्या? जी नहीं, रिएक्शन तो आपका केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी में होता है। तो यहाँ पे रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट को चेंज करने का कोई बात ही नहीं आएगा। तो एक्सेप्शन पूछा था इस क्वेश्चन में, तो मेनली एक्सेप्शन की बात आएगी, तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सी वाला। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो पूछा गया है यहाँ पे कौन कौन से ऐसे मेजर हैं जो कि फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी को करेक्ट करते हैं। तो भैया ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग कर दोगे, इधर उधर चेंज कर दोगे तो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी भी रुक जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। इंग्रेडिएंट का फॉर्म चेंज कर दिया, सस्पेंडिंग एजेंट का एडिशन कर दिया, लेकिन रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट को चेंज करके हम फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, वो तो केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी का पार्ट हुआ, तो यहाँ पे एक्सेप्शन पूछा जाएगा तो एक्सेप्शन आपका सी हो जाएगा। देख सकते हो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी में जहाँ पे इमिसिबिलिटी हो सकती है, इंसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन हो गया, लिक्विफेक्शन हो गया सॉलिड मटेरियल का, ये सब टाइप है फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी का। जब दो या दो से सबस्टांस मिलाए जाते हैं तो ये सारी प्रक्रिया होती है, उससे हम फिजिकल बोलते हैं। उसको करेक्ट करने का ये सारा है कि भैया इंग्रेडिएंट का ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग, सस्पेंडिंग एजेंट का एडिशन कर दिया, फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट चेंज कर दिया, एडिशन सब्स्टिट्यूशन कर दिया, तो ये सब हमारे करेक्ट करने के मेथड हो गए। क्लियर है ये क्वेश्चन कि भैया इनकम्पेटिबिलिटी से पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कैरियर। जी हाँ, अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये पूछा गया है आपके एमपी फार्मासिस्ट 2020 में फेज 2 में क्वेश्चन पूछा गया है प्रिस्क्राइबिंग टेट्रासाइक्लिन विथ मिल्क इज विच टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी। जी हाँ, जब भैया हमने पढ़ा है ना टेट्रासाइक्लिन को
जो हमारा एंटीबायोटिक होता है मिल्क के साथ नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन रोक देता है, चिलेट का फॉर्मेशन कर देता है, हानिकारक होता है। तो ये किस प्रकार की इनकम्पेटिबिलिटी हुई? कंपैटिबल इनकम्पेटिबिलिटी, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी अथवा थेरेपेटिक। भैया जो हमारा टेट्रासाइक्लिन और मिल्क को साथ देने में हमारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कम हो रहा है और चिलेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये तो थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी में आएगा ना। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा क्या? थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। इसकी थेरेपी यानी थेरेपेटिक इफेक्ट हमारा प्रभावित होगा इसके कारण, इसीलिए हम इसको थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी के उसमें रखते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा कि जब हम क्या करते हैं कि थेरेपी पे, उसके थेरेपेटिक इफेक्ट पे प्रभाव पड़ता है जब 2 या 2 से अधिक ड्रग को मिलाने पे। टेट्रासाइक्लिन हुआ, मिल के साथ हमारा थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी कॉज करेगा। क्लियर है? ऑप्शन ये हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फार्मासिस्ट 2022 में ही पूछा गया है, रिसेंट का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? विच टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी बेस्ट डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ यूटेक्टिक मिक्सचर विथ मेथड एंड कैम्फर एंड ट्राइचुरेट टुगेदर। जी हाँ, जब हमारा कैम्फर को अदर मिक्सचर के साथ हम मिक्स करते हैं, मेंथॉल यानी कि मेंथॉल को कैम्फर के साथ हम मिक्स करते हैं, ट्राइचुरेट करते हैं, तो यूटेक्टिक मिक्सचर का जो फॉर्मेशन होता है, तो किस प्रकार की इनकम्पेटिबिलिटी हुई? क्या वो थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी कहलाई जाएगी, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी, फिजिकल या ऑल ऑफ द अबव? देखिए भैया, मेंथॉल हुआ, कैम्फर हुआ, इसको जब ऐड करोगे, ट्राइचुरेट करोगे तो लिक्विफेक्शन होता है। क्या प्रक्रिया होती है? लिक्विफेक्शन, लिक्विफाई हो जाता है। तो यानी कि उसके फिजिकल अपीयरेंस में चेंज हो रहा है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे हो गया। वो किस प्रकार की इनकम्पेटिबिलिटी हुई डियर? राइट आंसर होगा फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। जी हाँ, मेंथॉल और कैम्फर को जब हम ट्राइचुरेट करते हैं तो क्या बनता है? लिक्विफाई हो जाता है, लिक्विफेक्शन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे सिंपली वो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी का पार्ट है। जी हाँ, मेंथॉल, कैम्फर ये सब मिलाओगे ना तो यूटेक्टिक मिक्सचर बनता है, यानी लिक्विफेक्शन होता है। तो ये सब इमिसिबिलिटी, इंसॉल्बिलिटी, प्रिसिपिटेशन सब का सब हमारा फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी के अंतर्गत आता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर राजस्थान में अंदर 2016 में फार्मासिस्ट में पूछा गया है एग्जाम्पल और फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। एग्जाम्पल क्या है फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी का? फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी का एग्जाम्पल ये है भैया, अल्कली प्लस एसिड, यानी कि आपका एसिडिक बेसिक, ये तो हमारा केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी हो जाएगा। अल्कलॉइड एसिड, ये भी केमिकल के अंतर्गत आएगा। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एसिड, यानी कि बेस और एसिड का रिएक्शन, ये भी केमिकल के अंतर्गत आएगा। लेकिन याद करो, इमल्सन का फॉर्मेशन, यानी कि ऑयल प्लस वाटर एक दूसरे में इमिसिबल है ना, यानी कि कैस्टर ऑयल और वाटर क्या है? एक तरफ से ऑयल है, एक तरफ वाटर है। ऑयल और वाटर क्या होते हैं? इमिसिबल होते हैं आपस में। इमिसिबल है हुआ, यानी कि इमिसिबिलिटी की बात की जाए, इनसॉल्युबिलिटी की बात की जाए, लिक्विफेक्शन की बात की जाए, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन की बात की जाए, है ना, तो वो सब का सब हमारा फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा एग्जाम्पल। अगर फिजिकल की बात की जाए तो आपका क्या हो जाएगा? ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर होता है वो आपके किसमें? फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी के कैटेगरी में फॉल करता है। ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो कि भैया ऑयल है, वाटर है, यानी कि इमल्सिफिकेशन, इमिसिबिलिटी कॉज हुई ना, तो इमिसिबिलिटी यानी फिजिकल में देख सकते हो, इनसॉल्युबिलिटी हुआ, इमिसिबिलिटी हुआ, लिक्विफेक्शन हुआ, अनपेल्टेबिलिटी हुआ, प्रेसिपिटेशन, सब का सब हमारा फिजिकल के कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। थेरेपेटिक में आप जानते हो थेरेपेटिक इफेक्ट चेंज हो जाता है, केमिकल में एसिड बेस का हमारा एग्जाम्पल आ जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार के इनकम्पेटिबिलिटी के क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी आएंगे। इसको आप जरूर से छोड़ के नहीं जाइएगा, करके ही जाइएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला है महाराष्ट्र फार्मासिस्ट में पूछा गया है ना, 2023 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है? क्लार्क्स फॉर्मूला ऑफ डोज कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन। जी हाँ, अलग अलग चाइल्ड डोज का कैलकुलेशन आपने पढ़ा है, वहां पे क्लार्क्स फॉर्मूला चाइल्ड डोज कैलकुलेशन में किस पे बेस्ड होता है? बेबी के बॉडी वेट पे बेस्ड होगा, उसके बॉडी सरफेस एरिया पे, उसके बॉडी मास इंडेक्स पे, अथवा एज पे। जी हाँ, जाहिर सी बात है क्लार्क्स फॉर्मूला बॉडी वेट पे। जी हाँ, वेट इन पाउंड 150 या वेट इन केजी होगा अपॉन 70 हो जाएगा, एज ऑफ चाइल्ड, है ना। यानी कि हमारा क्लार्क्स फार्मूला बॉडी वेट पे, चाइल्ड के बॉडी वेट पे कैलकुलेट करता है। ये हमारा क्लार्क्स फार्मूला हुआ। जी हाँ, क्या फॉर्मूला है? चाइल्ड डोज इज इक्वल टू वेट ऑफ चाइल्ड इन पाउंड अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज। अगर चाइल्ड का वेट केजी में दिया है, पाउंड में ना दिया है, तो यहाँ पे 70 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो?
चाइल्ड डोज कैलकुलेशन से भी क्वेश्चन आएगा, उसको भी आप कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे हमीरपुर फार्मासिस्ट 2021 में फिर इनकम्पेटिबिलिटी से क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? ऑब्जर्व स्टेटमेंट बिलो। स्टेटमेंट को पढ़िए और उसके बाद कौन सी इनकम्पेटिबिलिटी उसमें होगी उसको आपको बताना है। चला, क्या है? आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी। स्टेटमेंट पढ़ना है किस प्रकार की इनकम्पेटिबिलिटी है। पूछा है RX टेट्रासाइक्लिन क्लोराइड 250 mg। देखिए टेट्रासाइक्लिन है 250 mg और सेंड 7 कैप्सूल 1 कैप्सूल विथ मिल्क एट बेड टाइम। भैया 7 कैप्सूल हमने टेट्रासाइक्लिन की 250 mg दी किसी प्रिस्क्रिप्शन में या किसी को हमने दिया, और उसमें हमने लिखा है कि भैया मिल्क के साथ बेड टाइम पे लेना है। तो हमने क्या बताया था? अभी तो बताया था ना कि टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ दोगे तो थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी कॉज करेगा, अब्सॉर्प्शन लेस कर देगा, चिलेट का फॉर्मेशन कर देगा टीथ को, है ना। तो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन को अगर मिल्क के साथ अगर दे रहे हो तो किस प्रकार की इनकम्पेटिबिलिटी है उसी को पहचानना है ना। तो किस प्रकार की इनकम्पेटिबिलिटी हुई? थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। सिंपल ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। किस प्रकार का देख सकते हो? थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। मिल्क को टेट्रासाइक्लिन के साथ देने पे क्या होता है? थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी शो होती है। क्लियर है? चले आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड 2019 फार्मासिस्ट में पूछा गया है विच रूल इज यूटिलाइज फॉर एस्टिमेटिंग पेडियाट्रिक डोज फॉर मेडिकेशन फॉर चिल्ड्रन स्पेसिफाइड फ्रॉम 1 to 2 ईयर। जी हाँ, 1 से 2 ईयर के बच्चे हैं, यानी कि लगभग इन्फेंट अप टू 2 ईयर, इन्फेंट जो होते हैं अप टू 2 ईयर, उनका अगर डोज कैलकुलेशन करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? क्लास का फॉर्मूला, फ्राइड का फॉर्मूला, यंग का या काउलिंग्स का? तो भैया अप टू 2 ईयर के जो इन्फेंट होते हैं, याद कीजिए कौन सा फॉर्मूला लगाते थे हम? फ्राइड फॉर्मूला। जी हाँ, ऑप्शन राइट हो जाएगा क्या? फ्राइड फॉर्मूला अप टू 2 ईयर, जो मंथ के बेबी होते हैं 2 साल के। जी हाँ, यहाँ पे फ्राइड फॉर्मूला की बात कर ले, इन्फेंट अप टू 2 ईयर ओल्ड अगर है तो उनमें फ्राइड फॉर्मूला लगता है। क्या है? एज इन मंथ अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज। वहीं पे यंग फॉर्मूला 2 साल के बच्चे या उससे एबव होते हैं, है ना, यंग 2 से 12 के लगभग, है ना। तो एज इन ईयर एज प्लस 12, है ना, इंटू एडल्ट डोज। क्लार्क्स फॉर्मूला भी है वेट के हिसाब से और हमारा बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से। तो यहाँ पे अप टू 2 ईयर की बात की जाए तो वहाँ पे फ्राइड फॉर्मूला राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी एमपी फार्मेसी 2020 में पूछा गया है। क्या पूछा गया डियर? यंग रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन पेडियाट्रिक डोज बेस्ड ऑन। जी हाँ, जो यंग फॉर्मूला हम पेडियाट्रिक डोज, चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं ना, यंग फॉर्मूला, वो किस पे बेस्ड होगा? चाइल्ड के एज पे बेस्ड होता है, चाइल्ड के वेट पे, चाइल्ड के टेम्परेचर या बॉडी सरफेस एरिया? भैया जाहिर सी बात है एज पे बेस्ड होता है। जी हाँ, यंग्स रूल, यंग्स फॉर्मूला बच्चे के एज पे बेस्ड होता है, एज के हिसाब से, एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर अपॉन एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर प्लस 12 इंटू एडल्ट, यानी कि चाइल्ड कितने एज का है उस पे बेस्ड होता है और उसी के हिसाब से डोज का कैलकुलेशन करता है। कौन सा फॉर्मूला? यंग्स फॉर्मूला। जी हाँ, ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, यंग्स। क्लियर है? अगला है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फार्मासिस्ट 2022 में पूछा गया है पोसोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। भैया पोसोलॉजी क्या होती है? किस चीज की स्टडी है? पॉइजनस ड्रग की स्टडी होती है, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग की स्टडी है, डोज ऑफ ड्रग की, या नन ऑफ द अबव? भैया पोसोलॉजी मेनली डोज के कैलकुलेशन, यानी कि ड्रग का डोज क्या होगा, डोज ऑफ ड्रग की स्टडी कहलाती है क्या? पोसोलॉजी। क्या कहलाएगी डियर? पोसोलॉजी। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा। डोजेस या क्वांटिटी ऑफ मेडिकेशन, है ना, कि ग्रीक वर्ड लिया गया है पोसोज से और लोगोस से। पोसोलॉजी का मतलब क्या होता है? डोज का कैलकुलेशन। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे केरला फार्मासिस्ट 2017 में पूछा गया है फॉर्मूला यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग डोज फॉर एन इन्फेंट। भैया अगर कोई इन्फेंट है, हमने अभी तो बताया था, इन्फेंट का अगर डोज का कैलकुलेशन करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ड्रिलिंग्स फॉर्मूला, क्लार्क्स फॉर्मूला, काउलिंग्स या फ्राइड फॉर्मूला? तो हमने यही बताया था कि अप टू 2 ईयर के इन्फेंट अगर हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे, तो हमेशा कौन सा लगता है? फ्राइड का फॉर्मूला लगता है। जी हाँ, किसका लगता है डियर? फ्राइड्स फॉर्मूला राइट हो जाएगा कि इन्फेंट है, एज इन मंथ वाला, है ना। अगर बच्चे हैं 2 से 12 साल वाले तो वहां पे यंग फॉर्मूला हुआ, क्लार्क्स फॉर्मूला आपका बॉडी वेट के हिसाब से हुआ, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2020 में पूछा गया है व्हाट इज द डोज फॉर 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट ऑफ ड्रग हैविंग एडल्ट डोज 300 mg। जी हाँ, अगर 6 महीने का छोटा बच्चा है
तो उसका डोज कितना होगा अगर एडल्ट डोज 300 mg। भैया हमने क्या बताया था, अगर 2 साल से कम यानी 6 महीने का बच्चा हो या 2 साल से कम का इन्फेंट हो तो हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगता है डियर, यहाँ पे फ्राइड्स फॉर्मूला लगता है। जी हाँ, कौन सा फॉर्मूला लगता है, फ्राइड्स फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ पे चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज ऑफ चाइल्ड इन मंथ हो जाएगा, एज ऑफ चाइल्ड इन मंथ हो जाएगा अपॉन 150 हो जाएगा इनटू एडल्ट डोज हो जाएगा। चलिए एज ऑफ चाइल्ड मंथ में कितना है, 6 मंथ का बच्चा है, 6 अपॉन 150 हो जाएगा। एडल्ट डोज 300 mg है भैया, 300 mg है, इससे काटो और हमारा 180 भागे 15 करोगे तो लगभग आपका 12 mg के आसपास आ जाएगा। चलिए 12 mg के आसपास आ जाएगा, देख लेते हैं। जी हाँ, 12 mg यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। किसके रिगार्डिंग, किस फॉर्मूला के रिगार्डिंग है डियर, ये आपका मेनली, जी हाँ आपका मेनली फ्राइड फॉर्मूला देख सकते हो, फ्राइड फॉर्मूला यानी कि चाइल्ड डोज एज ऑफ चाइल्ड इन मंथ अपॉन 150 इनटू एडल्ट डोज। यहाँ पे चाइल्ड का मंथ में 6 मंथ है, 150 है, ये है, जब कैलकुलेट करोगे 12 mg यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये भी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड 2021 का क्वेश्चन है डियर। पूछा गया है द पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट इनटू 100% ऑफ एडल्ट डोज वाज प्रपोज्ड बाय। जी हाँ, ये जो आपका फार्मूला है ना, सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड अपॉन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के हिसाब से, बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से अगर डोज का कैलकुलेशन मांगता है, डोज का कैलकुलेशन मांगता है तो कौन सा हमारा फॉर्मूला होगा। यंग्स फॉर्मूला तो एज के हिसाब से होगा, डीलिंग्स फॉर्मूला भी एज, फ्राइड भी एज। यहाँ पे कैटेजल्स फॉर्मूला की बात की जाए, जी हाँ कैटेजल फॉर्मूला हमेशा चाइल्ड के बॉडी सरफेस एरिया पे हमारा उसके हिसाब से डोज का कैलकुलेशन करता है। जी हाँ, ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, कैटेजल फॉर्मूला देख सकते हो, कैटेजल रूल, डोज ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट, जो कि 1.73 मीटर स्क्वायर होता ही होता है। एडल्ट डोज, यहाँ पे डोज दिया रहेगा सरफेस एरिया और एडल्ट डोज दिया रहेगा, उससे कैलकुलेट करके आप सरफेस एरिया के हिसाब से क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है डियर, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का क्वेश्चन ये भी है डियर। क्या पूछा गया है, देखिए ब्लर हो रहा है, चलिए यहाँ पे है 2018 में पूछा गया है, कन्वर्ट द 79.87% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल इनटू प्रूफ स्पीड। देखिए स्ट्रेंथ दिया है अल्कोहल का, उसको प्रूफ स्पीड में निकालना है। तो हमने पढ़ा था जो परसेंट स्ट्रेंथ होगा इसको 1.753 से कैलकुलेट कर दो और -100 कर दो। जो वैल्यू अगर पॉजिटिव में आई तो ओवर प्रूफ हो जाएगा और निगेटिव में आई तो अंडर प्रूफ हो जाएगा। चलिए परसेंट कितना दिया है, 79.87 इंटू 1.753 करोगे -100 करोगे, तो जब इसको इतना करोगे ना तो 140 के आसपास आएगा। जब इसको कैलकुलेट करोगे 140 आएगा, इसमें से 100 कर दो तो कितना होगा 40। अब 40 की वैल्यू प्लस में है ना तो ओवर प्रूफ हो जाएगा। चलिए 40 ओवर प्रूफ, ऑप्शन ए हो जाएगा, लगा दें। जी हाँ, चलिए देख लेते हैं 40 ओवर प्रूफ। जब ऐसे परसेंट स्ट्रेंथ दिया हो और ओवर प्रूफ अंडर प्रूफ की बात की जाए तो वहां पे आप 1.753 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो जो पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू आएगी उसको ओवर प्रूफ अंडर प्रूफ के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो कि भैया कन्वर्जन ऑफ परसेंट स्ट्रेंथ प्रूफ स्पीड में करना है तो कैसे करोगे आप। देखिए ब्लर हो रहा है, इसको हम सही कर देते हैं डियर। हाँ चलिए क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हो कि परसेंट को हम मल्टीप्लाई करोगे 1.753 से, 1.753 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने और सब्सट्रैक्ट किया 100 से। अगर वैल्यू पॉजिटिव में आई तो ओवर प्रूफ आ गया, वैल्यू निगेटिव में आई तो अंडर प्रूफ। चलिए वही दिया था ना, इतना हमारा परसेंट दिया था, इससे मल्टीप्लाई किया तो 140 आया। अब 140 को हमने 100 से सब्सट्रैक्ट करना है तो 40 ओवर प्रूफ आ गया। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ पे। क्लियर है डियर, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2020 का क्वेश्चन है। पूछा गया है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 95% अल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 600 ml ऑफ 70% अल्कोहल। एलिगेशन मेथड का क्वेश्चन है। कितना रिक्वायर्ड है, कितना परसेंट रिक्वायर्ड है, 70%, इसको बीच में रखें। हायर कंसंट्रेशन कितना है, 95% है।
और दूसरा लोअर नहीं दिया है तो लोअर हम 0 मानते हैं। अब 95 में से 70 घटाओगे तो यहाँ 25 हो जाएगा और 0 में से 70 घटेगा नहीं तो 70 ही आ जाएगा। 70 25 को जोड़ोगे तो 95 आ जाएगा। तो यहाँ पे 70 पार्ट ऑफ, यहाँ पे 95, इसको सीधे कर दिया और इसको सीधे कर दिया। सिंपली आपका क्या हो जाएगा, 70 इंटू कितना बनाना है, वॉल्यूम 600 है ना, 600 है अपॉन 95 इसका योग है। अब इसको जब आप करोगे ना तो आपका आएगा 442 के आसपास होगा, और 0 वाला करोगे तो कुछ 165 के आसपास आएगा। तो यही पूछा गया ना, 442 आ जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ 95%। अब ये किसका है, 440 ऑफ 95% का हो जाएगा, 95% का हो जाएगा। तो यहाँ पे 442 के आसपास ही हो जाएगा। चलिए समझिएगा क्या दिया है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 95% अल्कोहल का कैलकुलेट करना है, जो कि रिक्वायर्ड होगा 600 ml ऑफ 70% बनाने के लिए। तो जो हमारा रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है ना 442 आया। चलिए देख लेते हैं, रिक्वायर्ड को ऐसे रखेंगे, 95 ऐसे रखेंगे, फिर जब हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 95 से, यहाँ पे हमारा 25 आ जाएगा, यहाँ पे वाटर आ जाएगा। तो यानी कि क्वांटिटी ऑफ 95% अल्कोहल यानी कि 600 इंटू 70, यानी 70 पार्ट था ना, 70 पार्ट अपॉन 95 इसका योग हो गया है ना, इन दोनों का योग हो गया तो हमारे 442 आ गया। अगर 25 वाले का पूछा जाए तो 157 आ जाएगा। इस प्रकार एलिगेशन मेथड वाला क्वेश्चन को हम निकाला जाता है। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है डियर। चलिए इस बार ध्यान से इसको भी देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, केरला फार्मासिस्ट 2017 का क्वेश्चन है। पूछा गया है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ 80% अल्कोहल रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 50% अल्कोहल। जी हाँ, कितनी क्वांटिटी 80% अल्कोहल की रिक्वायर होगी क्या बनाने के लिए, 50% अल्कोहल 1 लीटर। यहाँ पे देखिए कितना हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम 1 लीटर यानी 1000 ml हो गया। 1 लीटर यानी कि यहाँ पे 1000 ml हो जाएगा। और परसेंट कितना रिक्वायर्ड है और परसेंट कितना यूज्ड है। परसेंट हमारा रिक्वायर्ड यहाँ पे 50% है, 50% रिक्वायर्ड है और 1 लीटर वॉल्यूम है। और परसेंट यूज कितना है, 80%। तो फॉर्मूला है हमारा परसेंट ऑफ अल्कोहल स्ट्रेंथ यूज, यानी कि यहाँ पे कितना परसेंट हमारा रिक्वायर्ड होगा, वॉल्यूम, यानी कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा ना, वॉल्यूम। तो यहाँ पे होगा वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल यूज्ड है ना, इनटू परसेंट ऑफ अल्कोहल, परसेंट ऑफ अल्कोहल यूज मतलब रिक्वायर्ड, वॉल्यूम रिक्वायर्ड, वॉल्यूम यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा और परसेंट रिक्वायर्ड होगा अपॉन परसेंट यूज्ड, परसेंट यूज हो जाएगा। चलिए यहाँ पे वॉल्यूम कितना है 1000 इंटू हमारा कितना होगा 50 होगा अपॉन यूज किया कितना 80। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो सिंपली आपका आ जाएगा कितना 625 ml। ध्यान देना, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा है ना। कैसे, 1000 ml हमारा वॉल्यूम रिक्वायर्ड है ना, परसेंट रिक्वायर्ड हमारा 50 और परसेंट यूज्ड हमारा 80 हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला लगा गया 1000 इंटू 50 अपॉन 80। जब लगाओगे ना तो 625 ml सिंपली आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 625 ml। देख लो कि भैया 95% अल्कोहल अगर हमारा पार्ट्स ऑफ, ये हमारा अल्कोहल डाइल्यूशन से क्वेश्चन है ना, स्ट्रॉन्गर अल्कोहल कितना यूज किया गया है, तो सिंपली वॉल्यूम 1000 ml था और परसेंट 50 था और यूज 80 था, 625 ml हमारा आ गया। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है एक बार पीछे से करके देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार और समझ लीजिएगा। क्लियर है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एनसीए फार्मासिस्ट 2015 का। क्या पूछा गया है इसमें, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, वॉल्यूम ऑफ 95% अल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 20% अल्कोहल। वही एलिगेशन मेथड वाला क्वेश्चन है। कितना रिक्वायर्ड है 20 और यहाँ पे हाइयर 95% दिया है, यहाँ पे 0 है। चलिए 95 में से बची जाएगा 75 हो जाएगा और इसमें यहाँ पे 20 हो जाएगा, 75 और 25 यहाँ पे 95 हो जाएगा। चलो 20 पार्ट ऑफ 95% अल्कोहल। चलिए यहाँ पे कितना ml है 5, 20 इंटू 500 अपॉन ये 95 ये हो जाएगा ऑफ कितना 95% का है ना। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे ना, यानी कि 1000 कर दोगे अपॉन 95, 1000 को 195 करोगे तो 105 ml के आसपास आएगा।
देख लेना, ऐसा ही एलिगेशन मेथड का आता है। जी हाँ 105 आएगा, कितना आएगा 105 ml। ध्यान देना 95% हाइयर कंसंट्रेशन है, वॉल्यूम इतना है, और कितना हमारा रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है 20% है, तो एलिगेशन मेथड से वही क्वेश्चन आ जाएगा, रिक्वायर्ड परसेंट यानी कि 20 और स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर में से इसको माइनस करोगे तो सब जितना आएगा 95 यानी कि 20 आ गया, 95 का 5 हमें रिक्वायर्ड है और इसका दोनों का जोड़ 95 हो जाएगा, 105 ml हो जाएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हो, कंफ्यूज मत होना, 20 को बीच में, इसमें से घटाएगा 75 और इसमें से 20 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दोगे 95। अब इसके सामने यानी 20 पार्ट ऑफ यह हमारा 20 इंटू 500 बनाना है, 95 हमारा क्या है, इसका योग है इन ऑफ 95% इसके सामने हो गया, 105 ml आ गया। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, इसी क्वेश्चन आपको करना है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा है व्हाट विल बी द डोज फॉर अ चाइल्ड ऑफ 10 ईयर इफ द एडल्ट डोज ऑफ ड्रग इज 600 mg। भैया अप टू 12 ईयर के लिए हमने क्या देखा था, यंग फॉर्मूला देखा था, यंग्स रूल। चलिए यंग्स रूल है ना, तो यहाँ पे यंग्स रूल में हमारा एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर, एज इन ईयर अपॉन एज इन ईयर प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। चलिए एज ऑफ चाइल्ड कितना है 10 है, फिर एज ऑफ चाइल्ड 10 प्लस 12 इंटू कितना एडल्ट डोज, यहाँ पे है 600 mg, 10 भागे 10 12 22 इंटू 600 है ना, यानी कि 6000 भागे 22 करोगे तो आपका 272 कुछ आएगा। अब 272 तो यहाँ है नहीं, तो 270 नजदीक वाली वैल्यू है। इसी तरीके से यंग्स फार्मूला यहाँ पे लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा डियर, सिंपली आपका यंग्स फार्मूला, तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी 270 ml। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो यंग्स फार्मूला क्या है, डोज ऑफ चाइल्ड एज इन ईयर अपॉन एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। एज कितना है 10 साल, 10 प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज, यहाँ पे 10 अपॉन 22 यानी 6000 इंटू 22 272 अप्रॉक्स आ जाएगा। क्लियर है, इसी तरीके से क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं। ठीक है डियर, चले आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पूछा गया फॉर कैलकुलेटिंग द चाइल्ड डोज डीलिंग फॉर्मूला इज। जी हाँ, डीलिंग फॉर्मूला क्या है चाइल्ड डोज को कैलकुलेट करने का, यही तो देखा था, एज ऑफ चाइल्ड अपॉन 20 इंटू एडल्ट डोज। चलिए एज ऑफ चाइल्ड अपॉन 20 इंटू एज ऑफ चाइल्ड, देखिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ये तरीके से सिंपल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, एज ऑफ चाइल्ड अपॉन 20। डीलिंग फॉर्मूला पूछा है ना, अलग अलग फॉर्मूला का ये चार्ट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, इससे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। यंग्स फॉर्मूला की बात की जाए तो डोज ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर अपॉन 12 प्लस एज इन ईयर इंटू एडल्ट डोज, ये अप टू 12 ईयर वालों के लिए होता है। डीलिंग फॉर्मूला एज इन ईयर अपॉन 20 इंटू एडल्ट डोज। कॉलिंग फॉर्मूला एज इन ईयर प्लस 1 अपॉन 24 इंटू एडल्ट डोज हो जाएगा। और फ्राइड फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, डोज ऑफ चाइल्ड एज इन मंथ अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज। बेस्टोर्ड फॉर्मूला एज इन ईयर प्लस 3 अपॉन 30 इंटू एडल्ट डोज। ठीक है डियर, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट डोज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। भैया बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से क्या देखा था, सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट इंटू एडल्ट डोज। क्या दिख रहा है यहाँ पे, यही तो दिख रहा है, सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट इनटू एडल्ट डोज, यही तो होगा राइट आंसर, है ना, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं डियर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, एक देख लो, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, किसकी बात की जा रही है, कैटजल्स फॉर्मूला, ये कैटजल फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये हमारा बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, यंग फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग चाइल्ड डोज। अब यंग फॉर्मूला वही तो था, एज इन ईयर अपॉन एज इन ईयर प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा यंग्स फॉर्मूला के रिगार्डिंग। ठीक है, ये टेबल एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है डियर, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द डोज फॉर 7 ईयर ओल्ड एंड द एडल्ट डोज इज 450 ml, है ना, अलग अलग फॉर्मूला लग सकता है। चलिए यहाँ पे बेस्टेडोज फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे ना, कौन सा फॉर्मूला डियर, बेस्टेडोज फॉर्मूला, एज ऑफ चाइल्ड प्लस 3 अपॉन कितना था, 30 था ना, 30 इंटू एडल्ट डोज। चलिए एज ऑफ चाइल्ड कितना दिया है 7 प्लस 3 अपॉन 30 इंटू एडल्ट डोज कितना है 450, 7 3 10, 10 भागे 30 इंटू 450, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे
4500 भागे 30 करोगे तो आपका लगभग आ जाएगा कितना, 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 150। किस फॉर्मूला से लगाया गया हमने, बेस्टेडोस फॉर्मूला। अब कहोगे सर यहाँ पे हमने अलग फॉर्मूला यंग्स भी लगा सकते थे, कुछ भी लगा सकते हो फॉर्मूला। अगर मेनली तो देखो पूछा जाता है यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे पूछा जाएगा व्हाट विल बी द डोज फॉर 7 ईयर फॉर्मूला ऑफ एडल्ट डोज अकॉर्डिंग टू बेस्टेडोज। यहाँ पे पूछा नहीं गया है। अगर यंग्स पूछेगा तो यंग्स से आप कैलकुलेट कर लोगे, और अगर पूछेगा आपका बेस्टेडोज तो बेस्टेडोज से कर लोगे। हमने इसको बेस्टेडोज से किया तो 150 के करीब इसका आंसर आ गया। एज इन ईयर प्लस 3/30 इंटू एडल्ट डोज, है ना। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे को चलते हैं। अगला है यहाँ मंथ वाला। अगर देखो मंथ वाला आ गया तो सिंपली आपको फ्राइड फॉर्मूला लगाना ही है। यहाँ पे पूछा गया है कैलकुलेट द डोज फॉर चाइल्ड ऑफ 18 मंथ ओल्ड बाय फ्राइड फॉर्मूला व्हेन द एडल्ट डोज इज 500 mg। भैया फ्राइड फॉर्मूला हमारा क्या था, चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन मंथ अपॉन 150 था इंटू एडल्ट डोज। चलिए मंथ में क्या है, 18 है, सॉरी 18 है, 18 भागे 150 इंटू एडल्ट डोज 500 mg है। यानी कि यहाँ पे 900 भागे 150 करोगे 15 छक्का 90, यानी कि 60 mg के आसपास आ जाएगा, 60 mg, है ना। फ्राइड फॉर्मूला आपको लगाना है, जी हाँ फ्राइड फॉर्मूला देख सकते हो, एज इन मंथ अपॉन 150 इंटू एडल्ट। 18 महीना का बच्चा है, 150 फॉर्मूले में है, 500 एडल्ट डोज है, 60 mg इसका कैलकुलेशन राइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 mg, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 150 mg ऑफ एडल्ट डोज देन व्हाट विल बी द चाइल्ड डोज फॉर 13 ईयर। जी हाँ 13 साल का बच्चा आ गया। भैया यंग तो 12 साल के लिए लगभग था, है ना। अब 13 साल के बच्चे के लिए हम क्या लगाते हैं, काउलिंग्स फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं, काउलिंग्स फॉर्मूला। अब काउलिंग्स फॉर्मूला क्या होता है सर, एज इन ईयर प्लस 1 अपॉन 24 इंटू एडल्ट डोज, है ना, इंटू एडल्ट डोज। अब चलिए यहाँ पे कितने साल का बच्चा है, 13 साल का, प्लस 1 अपॉन 24 इंटू एडल्ट डोज कितना हो जाएगा आपका 150। 13 एक 14 भागे 24 इंटू 150 जब करोगे, कैलकुलेट जब करोगे तो कैलकुलेशन के बाद अंततः कितना आएगा, 87.5 mg आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 87.5 mg आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भैया यहाँ पे काउलिंग्स फॉर्मूला 13 साल का बच्चा है, 13 प्लस 1 अपॉन 24 87.5 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, जी हाँ अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, हाँ, हाउ विल यू कैलकुलेट अ डोज फॉर अ चाइल्ड ऑफ 5 ईयर ओल्ड बाई डिलिंग फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ सिंपली लिख दिया ना कि डिलिंग फॉर्मूला से आपको 5 साल के बच्चे का फॉर्मूला निकालना है जब एडल्ट डोज 1 ग्राम है। डिलिंग फॉर्मूला हमने क्या देखा था, एज ऑफ चाइल्ड अपॉन 20 देखा था इंटू एडल्ट डोज देखा था। अब यहाँ पे 5 साल का बच्चा है, अपॉन 20 इंटू 1 है ना। तो यहाँ पे 5 अपॉन 20 यानी 0.25 ग्राम आ जाएगा ना, क्योंकि ये ग्राम में है ना, 0.25 ग्राम आ जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, डीलिंग फॉर्मूला। ऐसे पूछता है, देखिए डीलिंग पूछेगा, यंग पूछेगा, फ्राइड पूछेगा, मंथ आएगा तो मंथ तो आपको फ्राइड करना है। जहां ईयर की बात आती है तो वहां पे डीलिंग पूछ देगा, काउलिंग्स आपको तब लगाना है जब 12 साल के ऊपर है, और यहाँ पे डीलिंग और यंग के बीच में जब पूछ देगा, ठीक है डियर। ऐसे आते हैं क्वेश्चन, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं डियर। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, एज इन ईयर अपॉन 20 यानी 5 अपॉन 20 0.25 ग्राम, ठीक है डीलिंग। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पूछा गया है इफ द वेट ऑफ चाइल्ड। अब देखिए वेट से क्वेश्चन आ गया, कैटिजल फॉर्मूला लग जाएगा। इफ द वेट ऑफ चाइल्ड इज 7 kg, है ना, सॉरी कैटिजल नहीं, क्लार्क्स फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा, क्लार्क्स फॉर्मूला। जब वेट की बात आती है, वेट की, है ना, सरफेस एरिया की बात आएगी तब कैटिजल। इफ द वेट ऑफ चाइल्ड इज 7 kg एंड एडल्ट डोज इज 250 mg देन व्हाट विल बी द चाइल्ड डोज। अगर देखो यहाँ पे केजी में दिया है, लेकिन क्लार्क्स फॉर्मूला क्या था, पाउंड में था ना, वेट इन पाउंड। अगर पाउंड में है तो अपॉन 150 होगा, लेकिन केजी में है तो अपॉन 70। चलो वेट इन केजी अपॉन 70 हो जाएगा। पाउंड में रहता तो यहाँ 150 हो जाता था,
इंटू एडल्ट डोज। चलो कितना है 7/70 इंटू एडल्ट डोज 250। चलो इसको कैलकुलेट करोगे ना, 7/25 करोगे अपॉन 70 से भाग करोगे तो आपका आएगा 25 mg। जी हाँ, एक बार कैलकुलेट कर लेना, एक बार देख लो। 7 किलो हमारा वेट है और 250 एडल्ट डोज है। चलो ये फॉर्मूला हुआ क्लार्क्स का। क्यों? क्योंकि भैया वेट केजी में दिया है, वेट अगर पाउंड में दिया होता ना पाउंड, तो यहाँ 150 हो जाता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे 7 किलो का बच्चा है, 70 हमारा फॉर्मूले में, 250 एडल्ट डोज है, 25 mg, इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपको फास्ट रखनी पड़ेगी इन सारे वाले क्वेश्चन में। थोड़ा सा देखो ट्रिकी है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो कोशिश ये करना कैलकुलेशन वाले पार्ट लास्ट में कर देना अगर फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा जा रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने ही करने होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, पूछा गया है व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड इफ द चाइल्ड डोज 100 mg एंड एडल्ट डोज इज 450 mg। अब देखिए यहाँ पे आपका वही कैटेजल फॉर्मूला है ना, कैटेजल फॉर्मूला कि चाइल्ड डोज इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड हुआ अपॉन सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट हुआ इनटू एडल्ट डोज। अब देखो यहाँ पे चाइल्ड डोज तो आपका 100 mg दिया है, यहाँ पे सरफेस एरिया पूछ दिया है ना। कभी कभी क्या होता है सरफेस एरिया दिया रहेगा बच्चे का और एडल्ट का तो आपको मालूम है 1.73 होगा, और यहाँ पे सरफेस एरिया पूछा है, एडल्ट डोज कितना है 450 है। अब चलो जब इसको तिरक मल्टीप्लाई वगैरह करोगे ना तो कितना आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड आपका मेनली आ जाएगा कितना 0.38 मीटर स्क्वायर। जी हाँ 0.3, कैलकुलेशन वाली बात है। जी हाँ, आप यहाँ पे देख लो कि चाइल्ड डोज आपका 100 दिया ही है, बॉडी सरफेस एरिया चाइल्ड मीटर स्क्वायर में, और इसका एडल्ट का तो पता ही पता है, और इनटू एडल्ट डोज हो जाएगा तो कैलकुलेट करोगे 0.38 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो इस हिसाब से आप ध्यान में देख लो, कर सकते हो। ठीक है, सिंपली आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है द टर्म इडियोसिंक्रेसी इज, इडियोसिंक्रेसी टर्म का मतलब क्या समझते हो, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग, या चेंज इन वाटर इलेक्ट्रोलाइट, या ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रिपीटली, या ऑल ऑफ द अबव। देखो इडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है किसी भी ड्रग का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स, उसके रिस्पॉन्स से परे क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स होता है ड्रग का जो कि डिफरेंट हो उसके फार्माकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से, तो उसे हम बोलते हैं क्या, इडियोसिंक्रेसी। क्या बोलेंगे डियर, इडियोसिंक्रेसी। मेनली ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है टॉलरेंस इज, टॉलरेंस क्या है। जी हाँ, मेनली आपका टॉलरेंस क्या है, टॉलरेंस है अप्रोप्रिएट डोज ऑफ ड्रग इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स, या सुटेबल अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स, या लार्ज डोज ऑफ ड्रग इज रिक्वायर्ड टू एलिसिट रिस्पॉन्स, या नॉर्मल डोज ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू एलिसिट रिस्पॉन्स। देखो टॉलरेंस एक ऐसा लार्ज डोज होता है जो कि रिक्वायर्ड होता है रिस्पॉन्स को एलिसिट करने के लिए, है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, टॉलरेंस बोलेंगे। जी हाँ, क्या होता है, एक लार्ज डोज ऑफ ड्रग होता है जो कि किसी भी ऑर्डिनरी प्रोड्यूस इफेक्ट होता है, नॉर्मल थेरेपेटिक इफेक्ट, उसको एलिसिट करने का क्या होगा, टॉलरेंस कहलाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, विच इनकम्पेटिबिलिटी मे बी करेक्टेड बाई चेंजिंग ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग। अभी तो बताया था हमने, ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को चेंज करके किस प्रकार की इनकम्पेटिबिलिटी को हम करेक्ट कर सकते हैं, डिलेड, इमीडिएट, टॉलरेटेड या एडजस्टेड। तो भैया राइट आंसर होगा टॉलरेटेड इनकम्पेटिबिलिटी में हम ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को चेंज करेंगे ड्रग के, तो हमारा ये इनकम्पेटिबिलिटी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा टॉलरेटेड। मिनिमाइज होता है चेंजिंग ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को चेंज करके मिनिमाइज किया जाता है, टॉलरेटेड कहलाएगी। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इमिसिबिलिटी ऑफ ऑयल एंड वाटर कैन बी ओवरकम बाई। भैया ऑयल है वाटर है ना, ऑयल है वाटर है, उस अगर आपस में इमिसिबल होते हैं तो उनकी मिसिबिलिटी कैसे बढ़ाओगे, मिसिबल कैसे बनाओगे, इमल्सन बना के, सस्पेंशन बना के, इंसफ्लेशन बना के, एलिक्सर बना के। भैया इमल्सन ही तो बनता है, ऑयल वाटर का मिक्सचर होता है, इमल्सिफिकेशन के द्वारा इमल्सिफाइंग एजेंट डालोगे तभी तो ऑयल और वाटर मिक्स हो जाएगा, तो फॉर्मुलेटिंग एंड इमल्सन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इमल्सन का फॉर्मुलेशन कर दोगे तो ऑयल और वाटर की इमिसिबिलिटी को यहाँ पे ओवरकम किया जा सकता है ना, इमल्सिफिकेशन टेक्निक के द्वारा, इमल्सन बना के। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। यहां पे केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी का एग्जाम्पल कौन सा है? एसिड बेस हाइड्रोलिसिस, डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। देखिए एसिड बेस हाइड्रोलिसिस भी होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी होता है, डिकम्पोजिशन, यानी कि यहाँ पे केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी ऑल ऑफ द अबव होगा। क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। देख सकते हो केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी की बात की जाए ना, यानी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड हाइड्रोलिसिस हो सकता है एसिड बेस, डिकम्पोजिशन हो सकता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकता है, प्रेसिपिटेशन एफर्वेसेंस हो सकता है, सब का सब हमारा केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी के अंतर्गत आता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इन दिस टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी द इंटरेक्शन कैन बी चेंज बाई चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग द सोल्यूशन इन डाइल्यूट फॉर्म। जी हाँ, किस प्रकार के इनकम्पेटिबिलिटी में हम इंटरेक्शन को चेंज कर सकते हैं? किसके द्वारा? ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को चेंज करके। जी हाँ, जो ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग है ना ड्रग सब्सटेंस का सॉल्यूट का डाइल्यूट फॉर्म में, उसको अगर हमने चेंज कर दिया तो किस प्रकार की इनकम्पेटिबिलिटी उसे कहेंगे? अभी तो हमने बताया था टॉलरेटेड इनकम्पेटिबिलिटी। क्या बोलेंगे उसे? टॉलरेटेड। जी हाँ, अगर ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग की जहां भी बात आएगी वो हमारा टॉलरेटेड इनकम्पेटिबिलिटी के अंतर्गत आएगा। कौन सा आएगा? टॉलरेटेड, जब हम ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को चेंज कर देंगे, है ना। उसी तरीके से एडजस्टेड हुआ, केमिकल हुआ, ये सब आप देख सकते हो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल इंक्रीजेस द एनाल्जेसिक एक्टिविटी, दिस इज सिनर्जिज्म, एंटागोनिज्म, एस्पिरिन डिक्रीज एक्शन ऑफ पैरासीटामोल, या पैरासीटामोल एस्पिरिन का एक्शन डिक्रीज कर देगा। भैया जब दो या दो से अधिक ड्रग आपस में मिलके उसकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, जो भी करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सिनर्जिज्म ही बोलेंगे ना, सिनर्जिज्म, है ना। यानी कि यहाँ पे एस्पिरिन और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन इंक्रीज कर रहा है दर्द निवारक यानी कि एनाल्जेसिक एक्टिविटी को। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? फैमिली मेनली सिनर्जिज्म कहलाएगी। एक्टिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, सिनर्जिस्टिक एक्टिविटी कहलाएगी। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉलोइंग कॉजेज थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। जी हाँ, यहाँ पे क्या चीज थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी कॉज कर रही है? रॉन्ग डोज या रॉन्ग डोजेज फॉर्म। जाहिर सी बात है अगर आपने गलत डोज दे दिया या डोजेस फॉर्म ही गलत दे दिया तो जाहिर सी बात है थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी कॉज होगी। और अगर डोजेस फॉर्म में ही, डोज में ही आपने गलती कर दी तब भी इनकम्पेटिबिलिटी देखी जाएगी थेरेपेटिक वाली। और ऐसे ड्रग जो एक दूसरे से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो, एक दूसरे के साथ चलाए नहीं जा सकते, उनको दोगे, जैसे आपका जो टेट्रासाइक्लिन मिल्क वाली बात हुई ना, तब भी थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी होती है। यानी कि यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। थेरेपेटिक यहाँ पे इनकम्पेटिबिलिटी चारों यानी तीनों चीज के द्वारा देख सकते हो। अगर डोजेस में एरर कर दिया आपने, रॉन्ग डोज या रॉन्ग ड्रग दे दिया, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग दे दिया, सिनर्जिस्टिक एंटागोनिस्टिक ड्रग दे दिया, ड्रग का इंटरेक्शन हो गया, इन सारे कारणों से कौन सी इनकम्पेटिबिलिटी होती है? थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी होती है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं डियर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट विथ सॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट कॉजेज। जी हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट के द्वारा मिलकर कौन सी इनकम्पेटिबिलिटी उसमें होती है? फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी होगी, केमिकल और थेरेपेटिक या नॉन वेव। जाहिर सी बात है ये रिएक्शन करेगा ना दोनों, सोडियम बाइकार्बोनेट और सॉल्युबल कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट, तो रिएक्शन करेगा तो वहां पे केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी आती है। कौन सी आती है? केमिकल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सोडियम बाइकार्बोनेट है सॉल्युबल कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ जब हमारा मिलता है तो हमारा डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है, जिसके कारण ये केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है मेथड बी इज यूज्ड टू सॉल्व द इनकम्पेटिबिलिटी प्रॉब्लम ऑफ अल्कलॉइडल साल्ट कॉम्बिनेशन विथ। जी हाँ, जो कि मेथड बी होता है, यूज किया जाता है सॉल्व करने के लिए इनकम्पेटिबिलिटी प्रॉब्लम। किसका किसका? अल्कलॉइडल साल्ट का। किसके कॉम्बिनेशन में? अल्कालीन सब्सटेंस के कॉम्बिनेशन से, सॉल्युबल आयोडाइड, टैनिन या सैलिसिलेट। तो भैया जो अल्कलॉइडल साल्ट हुआ वो सैलिसिलेट के कॉम्बिनेशन के साथ हमारा मेथड भी वहां पे इनकम्पेटिबिलिटी को यूज किया जाता है सॉल्व करने के लिए, है ना। यानी कि मेथड भी हमारा प्रेसिपिटेट कॉम्बिनेशन बताता है अल्कलॉइडल साल्ट का। किससे? सैलिसिलेट से, है ना, सैलिसिलेट से। क्लियर है? तो यहाँ पे सैलिसिलेट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं, क्या है, ऑल आर द रीजन फॉर फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी एक्सेप्ट। जी हाँ, यहाँ सब का सब फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी का रीजन है, एक को छोड़ के। इनविजिबिलिटी हो रही है तब भी फिजिकल, बिल्कुल। इनसॉल्युबिलिटी हो रही है तब भी फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी हो रही है, और प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो ये सब के सब फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट, ये तो केमिकल से रिलेटेड है ना, इंडक्टिव इफेक्ट कोई फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी का कारण नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ही तो पूछा था, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कि आप देख सकते हो इमिसिबिलिटी की अगर बात आए, इनसॉल्युबिलिटी की बात आए, प्रेसिपिटेशन की बात आए, फॉर्मेशन ऑफ लिक्विफेक्शन की बात आ जाए, तब सब की जगह हमारा कौन सा हमारा आएगा, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी आएगी। कौन सी, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं डियर, यहाँ पे देख सकते हो अगला क्वेश्चन क्या है, रीजन फॉर थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी। जी हाँ, थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी का यहाँ पे कारण पूछा है, क्या होता है जब ड्रग का ओवरडोज हो रहा है, जैसे हमारा एट्रोपिन का ओवरडोज प्रिस्क्रिप्शन में दे दिया, तब थेरेपेटिक, जाहिर सी बात है एट्रोपिन का ओवरडोज दे दोगे तो थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल। और अगर सिमिलर नेम ऑफ ड्रग, जैसे हमारा कार्बामाजिन है या कार्बामाजिपिन है, साइक्लोसेरिन, साइक्लोसोपिन, यानी कि मिलते जुलते, यानी लुक अलाइक साउंड अलाइक वाले ड्रग को दे दिया, वहां भी थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिल सकती है। तो ये भी रीजन हुआ, ये भी रीजन हुआ। फिर अगला रीजन है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग। जी हाँ, इसके कारण भी होता है, अगर पेनिसिलिन हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है एलर्जिक पेशेंट में, तो यहां भी थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये भी। जी हाँ, ये भी आपका थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी दिखा सकता है। तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर है, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि ड्रग में एरर हो गया, रॉन्ग डोज दे दिया, कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग दे दिया, सिमिलर नेम यानी कि सिनर्जिस्टिक ड्रग इंटरेक्शन, सब का सब थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी के द्वारा होता है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड required to prepare 400 ml of 0.8% solution। यहाँ पे NaCl का क्वांटिटी यहाँ पे कैलकुलेट करने को बोला है, जो कि रिक्वायर्ड है 400 ml बनाने के लिए 0.8% सोल्यूशन। अब देखो 1 ग्राम विद सोल्यूशन, 1 ग्राम को सोल्यूशन 100 ml में बनाओगे तो 1% आएगा, 1% वेट बाई वॉल्यूम आएगा कि नहीं, 1% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन बनाएगा। और 0.1 दिया है तो 1 इंटू 0.8 अगर 100 ml में करोगे तो 0.8% वेट बाई वॉल्यूम आएगा सोल्यूशन, है ना। अब देखो पूछा है ना 400 ml बनाना है 0.8% का, तो 0.8 इंटू 400 ml आपको बनाना ही बनाना है, इंटू 100 ml आपका तो वो होता ही है ना, कितना होता है 100 ml। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो सिंपली कितना आएगा, कितना आएगा 3.2 के आसपास आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो, है ना। देखो सोडियम क्लोराइड का क्वांटिटी यहाँ पे कैलकुलेट करना है, जो कि रिक्वायर्ड होगा कितना, 400 ml बनाने के लिए 0.8% सोल्यूशन। अब देखो 1 ग्राम लिया 100 ml में तो 1% वेट बाई वॉल्यूम बन गया, तो 0.8 के लिए 0.8 लिया और 100 ml मिलाया तो 0.8% बन गया। अब देखो NaCl की क्वांटिटी जाननी है, तो हमने जो कंसंट्रेशन है और जो कितना ml बनाना है और अपॉन 100 ml हमारा जो होता है उसको किया तो 3.2 ग्राम के आसपास आ जाएगा। क्या, यानी 3.2 ग्राम हम क्या लेंगे, NaCl लगेगा, 400 ml में मिलाएंगे तो 0.8% बन जाएगा। ठीक है, देख सकते हो। चलिए 1 ग्राम अगर हम सॉल्वेंट प्रोड्यूस करेंगे 100 ml में तो 1% बन जाएगा, 0.8 बनाना है तो 1 इंटू 0.8 ग्राम, जिससे 100 ml मिलाया तो 0.8% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन बन गया। जब इसको हमने वही 400 ml रिक्वायर्ड कैलकुलेट किया तो इतना ग्राम सॉल्वेंट 400 ml ऑफ 0.8% प्रोड्यूस करेगा, तो कितना आया 3.2 ग्राम, जिसका मतलब यही हुआ कि 3.2 ग्राम सोल्यूशन NaCl का डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो क्या प्रोड्यूस करेगा 400 ml, जो कि 0.8% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन प्रोड्यूस करेगा। एक बार फिर से देख लो जिससे कंफ्यूजन न रहे। ठीक है, एक बार देख लो डियर कि NaCl का क्वांटिटी चाहिए और 400 ml रिक्वायर्ड है और बनाना है 0.8% सोल्यूशन का। क्लियर है, ऐसे ही हमने किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं डियर। अगला क्वेश्चन भी यही है हमारा, डाइल्यूशन से क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ डाइल्यूशन से। क्या है, प्रिपेयर 400 ml ऑफ 5% सोल्यूशन एंड लेबल विथ अ डायरेक्शन फॉर प्रिपेयरिंग 2 लीटर क्वांटिटीज ऑफ 1 in 2000 डाइल्यूशन। जी हाँ, यहाँ पे प्रिपेयर करना है क्या
400 ml ऑफ 5% सोल्यूशन। यहाँ पे सोल्यूशन स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेट कितना दिया है, स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेट की बात की जाए तो 5% दिया है ना। और पूछा गया है डाइल्यूट सोल्यूशन का स्ट्रेंथ, डाइल्यूट सोल्यूशन का 1 in 2000, स्ट्रेंथ ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन 1 in 2000 है ना। सिंपली आपको क्या करना है, डिग्री ऑफ डाइल्यूशन, डिग्री ऑफ डाइल्यूशन का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा कि स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेट, स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ डाइल्यूशन। चलिए कंसंट्रेट का स्ट्रेंथ 5% है और यहां पे क्या है डिग्री ऑफ डाइल्यूशन 1 in 2000 करोगे 0.05 आएगा। कितना आएगा 0.05। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो सिंपली आ जाएगा 20 ml। जी हाँ, तो यानी कि 20 ml को डाइल्यूट करोगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में तो 2 लीटर बनेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। देखो क्या है, क्वेश्चन को समझ लो भैया कि 400 ml 5% सोल्यूशन बनाना है और लेवल करना है क्या डायरेक्शन कि 2 लीटर हमारा क्वांटिटी को 1 into 2000 सोल्यूशन में प्रिपेयर करना है। तो चलो इसके एक्सप्लेनेशन पे देखते हैं। कंसंट्रेट का स्ट्रेंथ कितना दिया है 5% और स्ट्रेंथ ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन का 1 in 2000 दिया है। तो 1 in 2000 को 100 upon 2000 बोल सकते हो। 100 upon 2000 बोलोगे यानी कि 0.05% कंसंट्रेट आया। अब डिग्री ऑफ डाइल्यूशन क्या होगा यही तो पूछा है। अब फॉर्मूला क्या लगाया, डिग्री ऑफ डाइल्यूशन यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेट कितना है 5% दिया है और स्ट्रेंथ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन 5/0.5, तो कितना आएगा 100 टाइम्स आएगा। यानी कि वॉल्यूम कितना सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है 2 लीटर अपॉन 2000 ml, यानी कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होगा वो 2000 को 100 में डाइल्यूट करेंगे, यानी कि 20 ml कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को 2 लीटर में हम डाइल्यूट कर देंगे। तो ये आ जाएगा। चलिए एक बार क्वेश्चन देख लो डियर, फिर अब आंसर देखो। थोड़ा सा रिपीट कर लेना, समझ में ना आए तो आगे पीछे कर लेना जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिग्री ऑफ डाइल्यूशन हुआ और आपका एलिगेशन मेथड हुआ, थोड़ा सा टाइम मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है। तो आपको एक क्वेश्चन में भले ना समझ में आ पाए या थोड़ा सा परेशानी हो तो आप लोग एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, फिर क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है डियर, यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे हम डिग्री ऑफ डाइल्यूशन के क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रिपेयर 500 ml ऑफ 1 in 4000 सोल्यूशन फ्रॉम 1 in 800 सोल्यूशन। चलो ये भी डिग्री ऑफ डाइल्यूशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है 1 in 800 का मतलब क्या हुआ, 1 in 800 का मतलब क्या समझ सकते हो आप, अपॉन 100 अपॉन 800 कर सकते हो। कितना आएगा 1 in 800 यानी 100 अपॉन 800 0.125% आएगा। अब 1 in 4000 भी है यानी कि डाइल्यूट सोल्यूशन, ये तो स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेट है ना, स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेट। अब स्ट्रेंथ ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन की बात की जाए 1 in 4000 यानी कि 100 अपॉन 4000 कर सकते हो, जिसका आप कैलकुलेट करोगे कितना आएगा 0.025%। अब वही डिग्री ऑफ डाइल्यूशन लगा दोगे स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन, यानी कि 0.125 अपॉन 0.25 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 टाइम, यानी कि 500 ml में हम कितना निकालोगे 1 in 800। ठीक है, चलो यानी कि बाय डाइल्यूटिंग 100 ml ऑफ 1 in 800 सॉल्यूशन टू 500 ml। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये भी है डियर, डिग्री ऑफ डाइल्यूशन को एक बार कॉन्सेप्ट समझना, क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना। चलो इस क्वेश्चन को देख लो भैया, 500 प्रिपेयर करना है 1 in 4000 सॉल्यूशन का, कहां से 1 in 800 से। तो यहाँ पे कंसंट्रेट 1 in 800 दिया है और सॉल्यूशन का 1 in 4000 दिया है, तो यही फॉर्मूला है। चलो स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेट 1 in 800 यानी कि 100 अपॉन 800 कर सकते हो, जिसको निकालोगे 0.125 आएगा परसेंट। और स्ट्रेंथ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन की जहां बात आएगी 1 in 4000 करोगे यानी कि 100 अपॉन 4000 यानी कि 0.025% आ गया। अब डिग्री ऑफ डाइल्यूशन का जब फॉर्मूला हमने पुट किया तो क्या हुआ, स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेट निकला अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, दोनों की वैल्यू यहां से पुट की तो 5 टाइम्स आया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 500 ml प्रिपेयर करना है, जिससे देयरफॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होगा बाय डाइल्यूटिंग 500 अपॉन 500 ये है 5 टाइम्स ये है, तो यानी कि 100 ml 1 in 800 सॉल्यूशन में प्रिपेयर करोगे, डाइल्यूट करोगे तो 5 ml हमारा होगा।
क्लियर है, 500 ml। ठीक है डियर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा ऐसे आपको करना होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, फिर उसी डिग्री ऑफ डाइल्यूशन टाइप से क्वेश्चन है। हाउ मच ऑफ 10% कंसंट्रेट, सॉरी, हाउ मच ऑफ 10% विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 600 ml ऑफ 1 in 800 सोल्यूशन। यहां पे भी आपका स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेट कितना दिया है, 10% दिया है। ध्यान देना, स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेट 10% दिया है और स्ट्रेंथ ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन कितना है, 1 in 800। 1 in 800 को 100/800 कर सकते हो, जैसे हमने पिछले भी किया था, या 1/8 करोगे तो 0.25 आ जाएगा, 0.125% आ जाएगा। अब ये देखो, स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेट भी मालूम है और स्ट्रेंथ ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन, तो डिग्री ऑफ डाइल्यूशन लगा लोगे, डिग्री ऑफ डाइल्यूशन यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेट यानी ये वैल्यू अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन, है ना। अब इन दोनों वैल्यू को पुट करो, चलो कितना आएगा, 10 इसकी वैल्यू अपॉन 0.125 आएगा इसकी वैल्यू, तो कितना आएगा, 80 टाइम्स आएगा। अब देखो 80 टाइम्स आएगा, अब 80 टाइम्स ये आया, तो यानी कि आपका क्वांटिटी कितना है, 600 ml है, तो 600 भागे 80 करना होगा, 600 भागे 80 करना होगा यहाँ पे, तो कितना आएगा, 7.5 ml। अब देखो 7.5 ml को 10% सोल्यूशन में आप करोगे, है ना, तो आपका 1 in 800 बनेगा। कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको यहाँ पे डिग्री ऑफ डाइल्यूशन में सिंपली आपका कंसंट्रेट का, अगर यहाँ पे 1 in कुछ होता तो आपको ऐसे फिर ऐसे कैलकुलेट करना पड़ता, है ना। तो यहाँ पे सिंपली स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेट दिया है 10% और स्ट्रेंथ ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन इतना दिया है, बनाना 600 ml है। तो पहले इन दोनों को कैलकुलेट किया, डिग्री ऑफ डाइल्यूशन का फॉर्मूला लगाया, डिग्री ऑफ डाइल्यूशन स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन, दोनों की वैल्यू रखी तो 80 टाइम्स आया। अब 80 टाइम्स आया तो बनाना कितना है, 600, 600 भागे 80 किया तो 7.5 ml आया, यानी कि 7.5 ml ऑफ 10% सोल्यूशन हमारा रिक्वायर्ड होगा। कितना, 7.5 ml, कितना बनाने के लिए, 600 ml ऑफ 1 in 800 सोल्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अब देख लेते हैं डियर, देख लेते हैं, चलो स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेट सोल्यूशन 10% दिया था, डाइल्यूट सोल्यूशन 1 in 800 जिसको 100/800 कर सकते हो, इसको कैलकुलेट किए तो इतना आया। अब इसका फॉर्मूला है, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रखा, 80 टाइम आया। अब कितना है, 600 ml बनाना था, 600/80 7.5 हुआ, 7.5 ml 10% सोल्यूशन डाइल्यूट होगा 600 ml में, तो 1 in 800 सोल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 in 800 बन जाएगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन भी है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 400 ml ऑफ 0.9% सोल्यूशन। फिर वही क्वेश्चन आ गया कि भैया 1 ग्राम है, सोल्यूट को 100 ml में डाला तो 1% वेट बाई वॉल्यूम बन गया। अब 0.1 है तो 1 इंटू 0.9 100 ml मिलाएगा तो 0.9% वेट बाई वॉल्यूम बनेगा, वही फॉर्मूला है। अब देखो कितना है, 400 ml बनाना है, 0.9 इंटू 400 अपॉन 100 करोगे तो कितना आएगा, आपका आ जाएगा 3.6 ग्राम, यानी कि 3.6 ग्राम आप लोगे, 100 ml में मिलाओगे, डिजॉल्व करोगे तो 400 ml आप 0.9% बन जाएगा। चलो 3.6 राइट हो जाएगा, जी हाँ ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। 3.9 वैल्यू सारी याद रखो, फिर सारा चीज आ जाएगा। चलो यहाँ पे 1 ग्राम सॉल्वेंट प्रोड्यूस करोगे 100 ml में तो 1% बन जाएगा, सिंपल है। और 1 इंटू 0.9 ग्राम डालोगे तो हमारा 0.9% वेट बाय वॉल्यूम बन जाएगा। दोनों की वैल्यू 400 ml बनाना था ना, तो 0.9 इंटू 400 अपॉन 100 जब आप करोगे तो कितना आएगा, 3.6 ग्राम, यानी कि 3.6 ग्राम सोडियम क्लोराइड NaCl पूछा था ना, वो डिसॉल्व होगा वाटर में तो 400 ml बनेगा 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन। थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट लेंदी होता है, एक बार आपको समझना पड़ेगा, रिवाइज कर लेना कि जो क्वेश्चन है फिर एक्सप्लेनेशन कैसे दिया है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो अदर क्वेश्चन, है ना, तो उससे आप जरूर एक बार प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है प्रिपेयर 400 ml ऑफ
5% सोल्यूशन एंड लेवल विथ डायरेक्शन ऑफ प्रिपेयरिंग 2 लीटर क्वांटिटी। देखो वही क्वेश्चन एक बार फिर दोहरा दिया है, वही जो आपका 3-4 क्वेश्चन पहले था ना, तो यही तो था ना, 20 ml कंसंट्रेट लिया है ना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। यहाँ पे 400 ml 5% दिया है, देख लो एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, कंसंट्रेट 5% और डाइल्यूट सॉल्यूशन 1/2000 है, तो 100/2000 करोगे 0.5% हो जाएगा। डिग्री ऑफ डाइल्यूशन का फॉर्मूला निकाला, यहाँ से 5% रखा और 0.05 यहाँ रखा, 100 टाइम आ गया। अब 100 टाइम यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना प्रिपेयर करना है, 2 लीटर यानी 2000 ml। इससे मतलब यानी कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑब्टेंड होगा 2000/100 को डाइल्यूट करके, यानी कि 20 ml कंसंट्रेट हमने 2 लीटर बनाया। ठीक है, वही वाला क्वेश्चन दोहरा दिया था, वही वाला सेम है ना, तो 20 ml हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे फिर से, चलिए डिग्री ऑफ डाइल्यूशन से क्वेश्चन आ गया। प्रिपेयर 500 ml ऑफ 1/4000 ml फ्रॉम 1/8000 ml सोल्यूशन। चलो 500 बनाना है 1/8000 से, तो 1/800 कितना कर सकते हो, 100/800 कर सकते हो, कितना होगा 100/800 जब करोगे 0.125% हो जाएगा। ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेट हो जाएगा। अब स्ट्रेंथ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात की जाए 1/4000 है, 1/4000 है, यानी कि 100/4000 करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.025% आ जाएगा। चलो डिग्री ऑफ डाइल्यूशन का फॉर्मूला क्या था, स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। चलो 0.125 कंसंट्रेट हुआ, अब 0.025 सॉरी कितना हुआ, डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ, तो कितना हो गया, 5 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स निकाला था हमने। अब देखो 5 टाइम्स यानी कि वॉल्यूम कितना बनाना है, 500 ml बनाना है, तो 500 बनाना है, तो 500/5 जब करोगे ना तो कितना आ जाएगा, सिंपली 100 ml ऑफ 1/800, यानी कि बाई डाइल्यूटिंग 100 ml ऑफ 1/800 500। थोड़ा सा देखो लेंदी है, डिग्री ऑफ डाइल्यूशन को एक बार आपको समझना होगा, तभी जाके आप डिग्री ऑफ डाइल्यूशन के क्वेश्चन कर सकते हो। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ध्यान से देखो 500 ml बनाना है 1/400 सोल्यूशन का, कहां से 1/800, यानी कंसंट्रेट स्ट्रेंथ 1/800, डाइल्यूट सोल्यूशन 1/4000। चलो यही है ना, 1/800 स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेट, यानी कि कैलकुलेट किया तो इतना आया, डिग्री ऑफ डाइल्यूशन इतना आया, फॉर्मूला लगाया, दोनों का वैल्यू रखा, 5 टाइम्स आया, 500 ml बनाना है, यानी कि 500/5 किया तो 100 ml 1/800 सोल्यूशन में बनाओगे तो 500 ml बन जाएगा। क्लियर है, ये डिग्री ऑफ डाइल्यूशन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेंगे आपको, तो एक बार ध्यान से, एक बार जरूर, हर बार मैंने बोल दिया है, रिवाइज जरूर कर लीजिएगा डियर। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं डियर। अब अगला क्वेश्चन क्या है, फिर वही है, यहां पे पूछा गया है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग सेट्रीमाइड सोल्यूशन बीपी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 400 ml ऑफ सेट्रीमाइड सोल्यूशन बीपी। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कैलकुलेट करना है स्ट्रॉन्ग सेट्रीमाइड सोल्यूशन बीपी का, जो कि रिक्वायर्ड होगा क्या बनाने के लिए, 400 ml सोल्यूशन ऑफ सेट्रीमाइड बीपी। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट्रीमाइड सोल्यूशन बीपी का कंसंट्रेशन कितना दिया है, 40% वेट बाई वॉल्यूम, और सेट्रीमाइड सोल्यूशन का बीपी का कितना कंसंट्रेशन, 1% वेट बाई वॉल्यूम, तो कितना रिक्वायर होगा, वही डिग्री ऑफ डाइल्यूशन। अब स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेट कितना है, 40% है, स्ट्रेंथ ऑफ 40%, और स्ट्रेंथ ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन 4% है, सॉरी 1% है। चलो अब फॉर्मूला लगाओगे डिग्री ऑफ डाइल्यूशन का, तो 40% अपॉन 1 करोगे, 40/1 करोगे 40 टाइम, यानी 40 टाइम, 40 टाइम्स हुआ। अब 40 टाइम्स हुआ तो वॉल्यूम कितना बनाना है, 400 ml, तो 400/40 कर दोगे, 400 भागे जब 40 कर दोगे तो 10 ml आएगा, कितना आएगा, 10 ml, यानी 10 ml को हम जब डाइल्यूट करोगे स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को तो 400 ml वाटर में, है ना, ऑप्शन दिया जाएगा। देखो वही डिग्री ऑफ डाइल्यूशन को घुमा के पूछ दिया है। डिग्री ऑफ डाइल्यूशन में सिंपली आपको स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेट निकालना है, फिर स्ट्रेंथ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन निकालना है, फिर डिग्री ऑफ डाइल्यूशन का फॉर्मूला निकालना है, स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो मिल जाएगा आपका। देखो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। 10 ml स्ट्रॉन्ग सेट्रीमाइड सॉल्यूशन रिक्वायर होगा
400 ml वाटर में डाइल्यूटेड होने के लिए। क्लियर है? फिर से देख लो, सेट्रीमाइड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का 40% दिया था, डाइल्यूट सॉल्यूशन का 1% दिया था, डिग्री ऑफ डाइल्यूशन का ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, 40/1 यहाँ पे रख दिया, 40 टाइम्स आया। अब वॉल्यूम 400 ml बनाना था तो क्वांटिटी कंसंट्रेशन यानी 400/40 हो गया, 10 ml हो गया कैलकुलेट करनी, यानी कि 10 ml स्ट्रॉन्ग सेट्रीमाइड सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होगा 400 ml में डाइल्यूट करने के लिए, क्या बनाने के लिए, 400 ml वाटर में डाइल्यूट करने के लिए, सेट्रीमाइड सॉल्यूशन बनाने के लिए। क्लियर है? तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन आप कर लीजिएगा डियर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेशन ऐसा पार्ट है ना कि वहां पे आपको टाइम लगेगा, तो कोशिश ये करना जब भी फार्मासिस्ट का आप एग्जाम देना कि पहले जो थ्योरेटिकल और वैसे पार्ट हैं आप उसको कैलकुलेट करो, पहले निपटाओ, फिर कैलकुलेशन वाला लास्ट में, और कैलकुलेशन खासकर जो इजी हो जाए, जो यंग फॉर्मूला ये सब जल्दी हो जाएगा। फिर डिग्री ऑफ डाइल्यूशन थोड़ा टाइम टेकिंग है तो इसको लास्ट में रखो, है ना। तो इस प्रकार से अगर आप स्ट्रेटेजी बनाओगे ना तो कैलकुलेशन भी कर ले जाओगे और आपका कोई क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। अगर आपने पहले ही बड़े कैलकुलेशन निकाल दिए तो आपको कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, तो वहां पे भी आपका टाइम लग सकता है, तो उसको ध्यान से आपको करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे मेट्रोलॉजी से है, क्या है, 1 टी कप फुल इज इक्वल टू, भैया 1 टी कप फुल अलग अलग मेजरमेंट से आता है, 1 टी स्पून फुल, टेबल स्पून फुल, तो इसका जो अभी एक्सप्लेनेशन में टेबल आएगा उसको ध्यान से याद करना। चलो 1 टी कप फुल का मतलब होगा आपका 120 ml, 120 ml होता है। जी हाँ, अब इस टेबल को आप लोग जरूर नोट डाउन करो, जिससे आपका इंपेरिकल सिस्टम, इंपेरियल और मैट्रिक सिस्टम से जो क्वेश्चन आएगा ना डोमेस्टिक मीजर का कन्वर्जन टेबल, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो। 1 ड्रॉप वो मैट्रिक सिस्टम में 0.6 ml, 0.06 ml, और इंपेरिकल में 1 मिनिम बोलोगे। 1 टी स्पून फुल 4 ml होगा, और 1 फ्लूइड ड्रैकम भी बोला जाता है। 1 डेजर्ट स्पून फुल, देखो सबसे छोटा 1 ड्रॉप, फिर 1 टी स्पून फुल, उससे बड़ा, उससे बड़ा डिजर्ट स्पून फुल, उससे बड़ा टेबल स्पून फुल, उससे बड़ा 2 टेबल, है ना। चलो 1 टेबल स्पून फुल 15 ml, 2 टेबल स्पून फुल 30 ml, 1 वाइन ग्लास फुल 60 ml, 1 टी कप फुल 120 ml, और 1 टम्बल फुल 240 ml, है ना। अब इंपेरिकल सिस्टम में 1 मिनिम, 1 फ्लूइड ड्रैकम, 2 फुट ड्रैकम, 4 फुट ड्रैकम, 1 फ्लूइड आउंज हो जाएगा 30 ml को, और 60 ml को 2 फ्लूइड आउंज बोले जाएगा, और 120 को 4 फ्लूइड आउंज, और 8 फ्लूइड आउंज आपका 240 ml को। तो ये टेबल आप लोग जरूर नोट डाउन करना, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं आपका जो मेट्रोलॉजी से कन्वर्जन वाला, मेट्रिक सिस्टम में, इंपेरिकल सिस्टम में। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। अगला है 1 in 2500 मीन्स, जी हाँ 1 in 2005, 1 in 2000 है, यानी कि 100/2500 हो गया, तो कितना हो जाएगा, सिंपली आपका 0.04, 1 in 2500, 1 in 2500, यानी कि 100/2500 करोगे 0.04 हो जाएगा, यानी कि 1 जहां पे आएगा तो वहां पे 100/100, 1%, 1 in 4000 0.2, 1 in 6 0.16, ऐसे कर करके आपको कैलकुलेट करना है, और इससे डिग्री ऑफ डाइल्यूशन भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। इसको आप लोग जरूर याद करना। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। अगला है 1 वाइन ग्लास फुल इक्वल टू, अभी तो मैंने बताया था 1 वाइन ग्लास फुल इक्वल टू, अब यहाँ पे मेट्रिक सिस्टम सर बताएं कि इंपेरिकल सिस्टम। अब देखो मेट्रिक सिस्टम का तो दिख रहा है तो बता दो, नहीं तो आप इंपेरिकल सिस्टम बताओ। तो यहाँ पे मेट्रिक सिस्टम का तो नहीं है, क्योंकि 240 ml होता है ना, 240 ml तो है नहीं, लेकिन 2 फ्लूइड आउंज है। 1 वाइन ग्लास फुल इज इक्वल टू 2 फ्लूइड आउंज, यहाँ पे देख सकते हो। सॉरी 60 ml होता था, तो 60 ml तो यहाँ पे है नहीं, सॉरी, तो यहाँ पे 2 फ्लूइड आउंज हो जाएगा, 2 फ्लूइड आउंज हो जाएगा, क्योंकि 1 वाइन ग्लास फुल इज इक्वल टू 60 ml होगा, 240 हमारा टम्बल फुल हो जाएगा। क्लियर है? करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे 60 ml ऑप्शन में नहीं था, तो आप 2 फ्लूइड आउंज था, तो इंपेरिकल को आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। क्लियर है? इसको एक बार और याद कर लो, नोट डाउन कर लो, हर बार बोला है मैंने, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 डिजर्ट स्पून फुल इज इक्वल टू 1 डिजर्ट फुल। अब सब का सब देखो यहाँ पे मैट्रिक सिस्टम का है, इंपेरिकल का कहीं नहीं दिया है स्पून आउंज आउंज वाला। तो यहाँ 1 डिजर्ट स्पून फुल, अभी तो हमने टेबल में देखा था कितना ml हुआ, 8 ml होता है। कितना होता है डियर? 8 ml, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। देखो
8 ml होता है 1 डिजर्ट स्पून फुल। इसी तरीके से सारे आप क्वांटिटी को याद कर लेना। क्लियर है? चलिए, सो डियर स्टूडेंट, ये था आपका इनकम्पेटिबिलिटी से क्वेश्चन, पोसोलॉजी से, डोज कैलकुलेशन से और मेट्रोलॉजी से। ये तीनों टॉपिक थोड़े से लेंदी हैं, कैलकुलेशन वाले तो बहुत लेंदी हैं क्योंकि आपको टाइम लगेगा, तो इसको आप लोग एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा। जो जो क्वेश्चन आज हमने दिए हैं, जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक बार आप लोग जरूर रिवाइज कीजिएगा, जिससे आपके कैलकुलेशन वाले पार्ट भी दूर हो जाए। और कैलकुलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले उसके थ्योरी और फॉर्मूले वगैरह को समझना पड़ेगा, कैसे कैलकुलेट करना है, फिर आप क्वेश्चन और न्यूमेरिकल कर सकते हो। तो उम्मीद होगी आज का सेशन, आज का लाइव सेशन हेल्पफुल रहा होगा। मैं एक बार फिर बोलूंगा, जो चीज नहीं समझ में आई होगी एक बार रिवाइज कर लेना डियर, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। तो आज का सेशन कैसा रहा, और इससे पहले जितने भी फार्मास्यूटिक्स के सेशन थे, जितने भी टॉपिक हैं जिसमें हमने सारे टॉपिक को क्लियर कराया है, फार्मास्यूटिक्स 1 की बात की जाए, 2 की बात की जाए, जो भी आपका फार्मासिस्ट एग्जाम में सिलेबस होता है, सारे सिलेबस को हमने स्यूटिक्स का कंप्लीट कर दिया है। और भी जितने अदर सब्जेक्ट हैं, कोलोजी है, जूरिस है, सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट डली हुई है चैनल पे, उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपका सारा क्लियर हो जाए डाउट और आपके आने वाले एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन हो जाए। चलिए, उम्मीद होगी आज का सेशन अच्छा रहा होगा। मिलते हैं अब अगले सेशन में किसी अगले टॉपिक के अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे।